नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। 70 बीपीएससी पीटी को लेकर ज्योग्राफी एंड यूपीएससी पीवाईक्यू के हम लोग एमसीक्यू शुरू कर रहे हैं आज से, जिसमें भूगोल के अद्भुत से, शानदार से, आसान और कठिन सभी स्तर के आपको एमसीक्यू दिखेंगे। कुछ फैक्चुअल होगा, कुछ कॉन्सेप्चुअल होगा, सभी तरह के दिखेंगे। तो आपसे उम्मीद ये है कि जिस तरह से आपने पॉलिटी के वीडियो को देखा है उसी प्रकार से हिस्ट्री को भी देखा है आप लोगों ने, तो ज्योग्राफी को भी देखिएगा। ज्योग्राफी कंप्लीट करने के बाद इकोनॉमिक्स और साइंस को हम लोग करेंगे। ज्योग्राफी के साथ में इकोनॉमिक्स भी मैं शुरू करने की कोशिश पूरी करूँगा। इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, एक सप्ताह के अंदर ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। उसके बाद साइंस और इकोनॉमिक्स की बारी। सवाल को देखिएगा न केवल, बल्कि अटैम्प्ट भी करना है। अगर आपको आ रहा हो, नहीं आ रहा हो, तो जो मैं कॉन्सेप्ट बोलूँगा बीच में उसको भी याद रखना है। ओके। 71 बीपीएससी को लेकर अपना आंसर राइटिंग चलता है, तो उसमें अगर जोड़ना हो तो भी बता सकते हैं। 70 बीपीएससी को लेकर टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन 25 उसके वीडियो अवेलेबल हैं पेड ग्रुप में। कई सारे बच्चे हैं वहाँ पर, आपको 450 में 25 के 25 वीडियो और एक पीडीएफ एक्सप्लेनेशन सब कुछ मिल जाएगा। तो आपको जुड़ना हो तो ज़रूर ही बताइएगा। सबसे अच्छे टेस्ट में से एक है अपना। पहला सवाल देखिए क्या है। भारत के भूगोल है, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, दो भाग में बांट सकते हैं आप लोग ज्योग्राफी को, जो बीपीएससी में पूछा जाता है। एक बिहार स्पेशल भी है, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी अच्छे से करेंगे तो बिहार स्पेशल के फैक्ट बस बाकी रहते हैं, कॉन्सेप्ट तो सारे तैयार हो जाते हैं। पहला सवाल है, दक्षिण भारत की गांडीकोटा घाटी, जिसको क्या कहा जाता है, कैनियन, निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित हुई है। बड़ा ही अद्भुत सा सवाल पूछा यूपीएससी ने 2022 में, जो कभी लोगों ने जल्दी सुना भी नहीं था, लेकिन नेट जियो के डॉक्यूमेंट्री में और न्यूज़ में एक दो बार चर्चा में आया था, वहाँ से ये सवाल उठाकर पूछ लिया उसने। ये पेन्नार नदी की घाटी है, जो दक्षिण भारत की गांडीकोटा कहा जाता है, इसको कैनियन कहा जाता है। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले का एक गांव है, जिसे भारत का भव्य घाटी के रूप में जाना जाता है। दाहिनी ओर पेन्नार नदी से घिरा यह गांव एरामला पहाड़ी से होकर नदी के द्वारा बनाई गई शानदार घाटियों के लिए लोकप्रिय है। आंध्र प्रदेश राज्य है, ये भी ध्यान रखना है। उनके बीच चलने वाली धाराओं के साथ संकरी घाटियाँ और खड़ी चट्टानें दीवार बेहद खूबसूरत लगती हैं। मैं आपको बोलूँगा, एक बार सर्च करके इसको देखिएगा, अद्भुत लगती है ये। आपको लगेगा कि भारत में भी इस तरह का खूबसूरत सा नदी घाटी मौजूद है क्या। अगला सवाल है जिसमें आपको मैच करना है। मैं इस सवाल का आंसर नहीं दिखाऊंगा, मैच कीजिए। इसमें से एक को अगर काटेंगे आप तो सारे के सारे कट जाएंगे। नामचा बरवा, गढ़वाल हिमालय। नामचा बरवा कहाँ है भाई? गढ़वाल हिमालय। नंदा देवी कुमाऊं हिमालय। नौकरेक सिक्किम हिमालय। कौन सा इसमें सही सुमेलित है? नौकरेक कहाँ है? सिक्किम हिमालय किसको कहा जाता है? दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा बी, नंदा देवी केवल यहाँ पर सही है, बाकी यहाँ पर गलत दिया हुआ है। नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय में है। सिडनी बुराड ने, एक व्यक्ति हैं, ज्योग्राफी के बहुत बड़े विद्वान थे, और उन्होंने बोला कि हम हिमालय को बांटते हैं, तो हिमालय को बांटा उन्होंने नदियों के आधार पर हिमालय पर्वत श्रेणी को बांटा। ठीक है, जिसमें उन्होंने बोला कि सिंधु से लेकर सतलज तक का जो क्षेत्र होगा, ये होगा आपका कौन सा, तो पंजाब हिमालय इसको कहा उन्होंने, कश्मीर हिमालय भी नाम दिया गया। और उसके बाद से सतलज से लेकर काली नदी तक के हिस्से को कुमाऊं हिमालय का नाम दिया गया। काली से लेकर तीस्ता तक के हिस्से को नेपाल हिमालय का नाम दिया गया, और तीस्ता से लेकर दिहांग नदी तक के हिस्से को असम हिमालय का नाम दिया गया, जो मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश और असम के नॉर्थ ईस्ट के भागों में देख सकते हैं आप। इस प्रकार से उन्होंने नदियों का आधार पर सिडनी बुराड महोदय ने विभाजन किया, उसी से सवाल पूछा है। 2022 का ये सवाल है, अभी सवाल है, ताज़ा ताज़ा। सतलुज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। वृहद हिमालय का विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा चोटी तक विस्तृत है। नामचा बरवा पर्वत श्रेणी तिब्बत के अंतर्गत आती है, कृपया इसको ध्यान में रखें। सियाचिन हिमनद कहाँ पर स्थित है? 2020 में सवाल पूछा। 2020 के अक्टूबर में ये एग्ज़ाम हुआ था, कोरोना का पीरियड था, और 2020 के मई महीने में भारत और चीन के सिपाहियों के बीच में जम्मू कश्मीर की गलवान घाटी में भीषण संघर्ष हुआ था, जिसमें 20 सैनिक हमारे शहीद हुए थे। चीन के भी काफ़ी सारे को निपटा दिया था हमने, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि सियाचिन हिमनद कहाँ पर है, तो नुब्रा घाटी के उत्तर में है ये, नुब्रा घाटी के उत्तर में है। शुद्ध रूप से मैपिंग का सवाल है ये। ज्योग्राफी में अगर मैपिंग नहीं कर रहे हैं आप तो गलत बात है। कैसे करना होता है? कुछ नहीं करना होता है। ऑक्सफोर्ड का एटलस खोलिए, ऑक्सफोर्ड का ही लीजिएगा, बार बार बताया मैंने। आज कर लीजिएगा, आज उत्तर भारत के इलाकों का मैपिंग करना है। क्या क्या देखना है उसमें देखना है झीलों के जगह, पहाड़, पठार,
सड़कें कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं, क्या कर्क रेखा, क्या अक्षांश रेखा, इन सब चीज़ों को देखना होता है, बस आपका मैपिंग हो जाएगा। राज्य की सीमाएं वगैरह देख लीजिएगा। सियाचिन हिमनद हिमालय के पूर्वी काराकोरम श्रेणी में स्थित है, जो विश्व के गैर ध्रुवीय क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है। यह क्षेत्र विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। सियाचिन हिमनद के पूर्व में अक्साई चीन, पश्चिम में गिलगिट, दक्षिण पश्चिम में लेह, दक्षिण नुब्रा घाटी स्थित है। इस प्रकार नुब्रा घाटी के उत्तर में सियाचिन हिमनद स्थित है। अगला सवाल जो है बड़ा ही खूबसूरत सा सवाल है। इसमें से अगर आप एक स्टेटमेंट को काट लेंगे तो आपका पूरा आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए क्या है, एलिमिनेशन लग सकता है इसमें। बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी 1991 में उद्गार हुआ था, तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। आप ही मुझे बताइए, पहला स्टेटमेंट में लिखा हुआ सक्रिय ज्वालामुखी और अंत में लिखा हुआ निष्क्रिय ज्वालामुखी, तो इन दोनों में से कोई एक ही करेक्ट होगा। तो तीसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा, तीसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए, पहला यहाँ पर सही है, पहला यहाँ पर सही दिया हुआ है। और 1991 तब से 2-3 बार इसका उद्गार हुआ है। भारत में एक जागृत ज्वालामुखी है, वो कहाँ पर है, तो अंडमान निकोबार के समीप में एक द्वीप है बैरन द्वीप, वहाँ पर है। भारत में जागृत ज्वालामुखी है एक। अगला सवाल है कि भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। गिनिए तो जरा कितने राज्य हो गए। लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड, हिमाचल हो गया, फिर अरुणाचल हो गया, असम हो गया, और भी उधर पश्चिम बंगाल भी हो गया हिमालय राज्य में आता है, क्योंकि उसका दार्जिलिंग का इलाका हिमालय को टच करता है। फिर नॉर्थ ईस्ट के कई सारे राज्य हैं, तो क्या ये सही होगा। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया। पश्चिमी घाट 5 ही राज्यों में हो गया क्या। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा बंधुओं, इसका उत्तर हो जाएगा केवल तीसरा सही है, पहला दूसरा बिल्कुल गलत दिया हुआ था। भारत में हिमालय जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल के साथ उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट का विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों में है। कथन 2 भी यहाँ पर गलत दिया हुआ है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों राज्यों में फैला हुआ है, दोनों के सीमा पर स्थित है। क्या इस सवाल को हल करने के लिए किसी विशेष ज्ञान की आवश्यकता थी? किसी विशेष ज्ञान की, बस एक चीज़ की आवश्यकता थी। एग्ज़ाम में इस सवाल में आप गलत कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे इतनी आसानी से जितना अच्छे से अभी आप कर रहे हैं रूम पर बैठे बैठे या लाइब्रेरी में बैठे बैठे। तो ये दिक्कत सबसे ज़्यादा आती है एग्ज़ाम में। जितना कूल रहेंगे उतना ही आसानी से आप हल कर लेंगे। अगला सवाल देखिए क्या है, निम्न में से कौन भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ग्रेट निकोबार तो अंडमान में भी सबसे दक्षिण है, यहाँ पर है। तो यहाँ से सुमात्रा आइलैंड जो है ना इंडोनेशिया का, वो सबसे नज़दीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ग्रेट निकोबार सुमात्रा मात्र 1198 किलोमीटर है। श्रीलंका देखिए कितना दूर है, और भारत तो बहुत ही दूर पड़ता है। अगला है, अब आप इसको मैच कीजिए। मैं इसका उत्तर नहीं दिखाऊंगा, देखिए ज़रा इसको मैच करके निकालिए। कार्डमम पहाड़ी कोरोमंडल तट पर है। कोरोमंडल तट कहाँ किसको जाता है। कैमूर पहाड़ी कोंकण तट पर है। कैमूर पहाड़ी कोंकण तट, कैमूर जगह तो बिहार में है, कोंकण तट पर है क्या। महादेव पहाड़ी मध्य भारत, मिकिर पहाड़ी पूर्वोत्तर भारत। जरा काटिए, इसमें से एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। पहले का आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा, क्योंकि कैमूर पहाड़ी कोंकण तट तो इधर हो गया, और कैमूर पहाड़ी तो यहाँ पर है। तो ये कहाँ से मैच हो जाएगा। दूसरा केवल काटना हमें, दूसरा केवल काटना हमें। जगह से भी आप अंदाज़ा लगा सकते थे भाई, कोंकण तट तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक के तट को कहा जाता है। तो इसका आंसर 3 और 4 हो जाएगा। कार्डमम ये पहाड़ियाँ तमिलनाडु केरल की सीमा पर मालाबार पर हैं। पहाड़ियाँ तट के समानांतर हैं, न कि कोरोमंडल तट के। ये पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार भाग हैं। कार्डमम पहाड़ी के बारे में लिखा हुआ है। कैमूर पहाड़ी कहाँ पर पड़ता है। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में 483 किलोमीटर लंबाई, 80 किलोमीटर चौड़ाई के साथ में विस्तृत है। ये कौन याद रखेगा, आपको एग्ज़ाम देना है, मुझे एग्ज़ाम नहीं देना होता है, तो इसलिए आपको याद रखना है। इसको कृपया ध्यान में रखें इसको। और इसके दक्षिण में सोन, उत्तर में टोंस नदी बहती है। अगली बार आपसे सवाल क्या पूछेगा, ज़रा ध्यान से सुनिए। मैं क्या बनाऊँगा, मैं बोलूँगा उस पहाड़ी का नाम बताइए जिसके दक्षिण में तो सोन नदी बहती है और उत्तर में टोंस नदी बहती है। टोंस इसको कहा जाता है। तो उस पहाड़ी का क्या नाम हो जाएगा, कैमूर पहाड़ी हो जाएगा नाम। जिस प्रकार से जो नर्मदा नदी है और जो दूसरी नदी है उसके नीचे नर्मदा और ताप्ती के बीच में सतपुड़ा की श्रेणी है। कौन सी है, सतपुड़ा की श्रेणी। और बिंद और सतपुड़ा के बीच से नर्मदा नदी बहती है। ये सब बोनस फैक्ट बता रहा हूँ, आपका रिवीजन हो रहा होगा।
भारत में हिमालय, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों पश्चिम बंगाल में फैला है। अतः कथन वन सत्य है। पश्चिमी घाट का ये सवाल तो मैंने करवा दिया था, मैं कहाँ आ गया, 1 मिनट, मैं इस सवाल पर था, महादेव पहाड़ी पर। मिकिर पहाड़ी असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क पहाड़ी के दक्षिण में स्थित कई पहाड़ी समूह हैं और ये कार्बी अंगलोंग पठार के ही भाग हैं। देखिए, एक बार यूपीएससी ने क्या किया था, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। यूपीएससी क्या करती है ना, खासतौर से भूगोल में, मैं आपको दिखाऊंगा इस साल के सवाल से अगले 2 या 3 सालों में, इस साल के सवाल के ऑप्शन से अगले 2-3 सालों में सवाल बनाती है। तो आप भी ज़रा उस पैटर्न को समझिएगा। अगली बार आपसे हो सकता है पूछ ले कि मिकिर पहाड़ियाँ जो है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मिकिर पहाड़ी असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क के दक्षिण में स्थित कई पहाड़ी के समूह हैं तथा ये कार्बी अंगलोंग पठार का भाग है। इसलिए अगली बार ये पूछ सकता है आपसे, नॉर्थ ईस्ट में है ये। अगला सवाल बड़ा ही सुंदर सा सवाल है और फंसाने वाला सवाल है, इसका आसानी से उत्तर निकाला जा सकता है। हरिके आर्द्रभूमि, व्यास और सतलुज का संगम, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, बनास और चंबल का संगम। क्या पूछा इसने नेशनल पार्क को नदियों से जोड़कर पूछ लिया। कोलेरू झील, मूसी और कृष्णा का संगम, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल पहला सही है। बड़ा कठिन सा सवाल था। हरिके आर्द्रभूमि पंजाब में व्यास और सतलज नदी के संगम पर स्थित है। इसे 1990 में रामसर आर्द्रभूमि की सूची में शामिल किया गया था। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर में है, जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी। इसे दिसंबर 1985 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में भी शामिल किया गया था। यह उद्यान साइबेरिया क्रेन सारस के लिए प्रसिद्ध है, परंतु इस उद्यान से होकर बनास व चंबल नदियाँ नहीं बहती है। इस उद्यान में गंभीरी व बाणगंगा नदियाँ प्रवाहित होती हैं। ये फैक्ट भी ध्यान में रखिएगा। इसीलिए कतः युग में दूसरा जो था वो गलत दिया हुआ था। कोलेरू झील भारत में ताजे पानी की प्रमुख झील है। यह आंध्र प्रदेश के कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टाई क्षेत्र में अवस्थित है, न कि कृष्णा व मूसी नदी के। गोदावरी नदी के डेल्टाई क्षेत्र में है, न कि कृष्णा व मूसी नदी के। अगला सवाल है, निम्नलिखित द्वीपों के युग में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा पृथक होता है। 10 डिग्री जलमार्ग 10 डिग्री अक्षांश द्वारा पृथक होता है, ये पूछा है आपसे। तो अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच में से 10 डिग्री का अक्षांश रेखा गुजरती है। यह चैनल बंगाल की खाड़ी में अवस्थित अंडमान निकोबार द्वीप के बीच से गुजरती है। निकोबार सुमात्रा के महान चैनल से अलग होता है और मालदीव तथा मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। जावा और सुमात्रा सुंडा जल संधि द्वारा पृथक होते हैं। सभी फैक्ट ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है, प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है। अलग अलग प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं भारत में, जैसे में गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें होती हैं, क्या प्राकृतिक गैस उसमें पाई जाती है। अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है। कोडरमा में अभ्रक पाया जाता है। कोडरमा कहाँ पर है भाई। धारावार खनिज तेल के प्रसिद्ध है। धारावार प्रकार की चट्टानें जो है खनिज तेल के प्रसिद्ध हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल दूसरा, यहाँ पर सही दिया हुआ है, केवल दूसरा सही है। भारत में गोंडवाना संस्तर मुख्यतः ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल राज्यों के 3 प्रमुख श्रेणियों तलचर, दामोदा और पंचेत श्रेणी में पाया जाता है। इससे गोंडवाना संस्तरों में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, जबकि प्राकृतिक गैस का इन संस्तरों में पूर्णतया अभाव पाया जाता है। प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तर में नहीं पाए जाते हैं। अभ्रक एक महत्वपूर्ण गैर धात्विक खनिज है, जिसका उपयोग मुख्यतः कई सारे उद्योग में होता है। अभ्रक का उत्पादन मुख्यतः आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बिहार राज्यों में होता है। झारखंड में अभ्रक उत्पादन कोडरमा, सिंहभूम, धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह, रांची सब में होता है। रांची वगैरह में होता है। अभ्रक तो पहले बिहार में होता था, अब झारखंड बनने के बाद झारखंड में होता है। धारावार चट्टान जो होती है ना, ये मुख्य रूप से धात्विक खनिजों के लिए जानी जाती है। इसमें लौह, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। इसलिए तीसरा कथन भी यहाँ पर गलत दिया हुआ था। अगला सवाल है कि जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित में से क्या क्या देखेंगे, ये पूछा गया है आपसे। गहरे खड्ड बिल्कुल दिखते हैं, बहुत गहरे गहरे खड्ड दिखेंगे। खड्ड मतलब बहुत गहरा खड्ड दिखेगा आपको। यू घुमाव वाली नदी मार्ग दिखेगा। समानांतर पर्वत श्रेणी, बिल्कुल समानांतर, एक दूसरे के समानांतर लंबी लंबी पर्वत श्रृंखलाएँ दिखती हैं। भूस्खलन तो होता ही है, वहाँ पर तीव्र ढाल है। स्लोप बहुत ही तीखा है वहाँ का, इसलिए वहाँ भूस्खलन देखा जाता है। स्लोप का मतलब हो गया ढलान, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सारी के सारे देख सकते हैं हम लोग। कहाँ पर हिमालय की यात्रा करेंगे तो आपको सारे देखने को मिले। हिमालय की यात्रा करें कैसे बच्चे, अभी एग्ज़ाम है, कैसे यात्रा करेंगे जो देखेंगे, किताब में ही देख रहे हैं बच्चा। अफवाह तंत्र पर अब वो आ गया। अफवाह तंत्र से सवाल पूछे जाते हैं। इसमें नदियों के बारे में मुख्य रूप से हम लोग पढ़ेंगे। सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियाँ इनमें से किसी एक नदी में मिल जाती हैं।
ये सवाल बीपीएससी ने रिपीट किया था। इसमें से पूछा है कि जो 3 नदियां हैं वो चौथी में जाकर मिल जाती हैं। तो देखिए फिर क्या लिखा, जिनमें से वह नदी जिसमें ये मिलती हैं वो सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। तो सतलुज नदी है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट से एक हिमनद से होता है। इसे तिब्बत में सिंगी खाम्बान और शेरमुख कहते हैं। इस नदी के बाएं ओर से दाएं तरफ से अनेक नदियां मिलती हैं, जैसे श्योक, गिलगित, सिगार, काबुल, जास्कर, पंचनद, ये सब नदियां मिलती हैं। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। पंचनद नदियां आपस से मिलकर पंजाब के पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी मिल जाती है। ये धातव्य है कि सतलुज नदी सिंधु नदी से सीधे मिलती है, बाकी सभी नदियां धीरे धीरे करके उसमें समाहित हो जाती हैं। यहाँ पर पूछा गया है, देखिए सवाल में क्या था कि निम्नलिखित में 4 नदियों से 3 नदियाँ इनमें से किसी एक नदी मिलती है जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है? तो ये जो जितनी नदियाँ हैं ये सब आकर धीरे धीरे करके सतलज में मिल जाती है और सतलज फिर जाके सिंधु नदी में मिल जाती है। भारत के संदर्भ में डीडवाना, कुचामन, सरगोन और खाटू किसके नाम हैं ये सब? तो ये सब लवण झील हैं, सॉल्ट पर आधारित झील है, तो जिसमें सब के सब पानी जो है खारे हैं। हवाओं के प्रवाह व अपर्दन से निर्मित झीलें वायु द्वारा निर्मित झीलों को श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। इन झीलों को प्लाया भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से लवणीय झीलें होती हैं। राजस्थान का अधिकांश झीलें इसी श्रेणी के हैं, जैसे सांभर, पंचभद्रा, लूनकसर, डीडवाना, कुचामन, सौरोगल और खाटू, ये सभी के सभी झीलें जो हैं ये लवणीय झील हैं। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ब्रह्मानी, नागवली, सुवर्णरेखा और वंशधारा उपयुक्त में से कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती हैं? पूर्वी घाट से निकलने वाली नदियों के नाम पूछा है, निकलने वाली नदियां पूछा है। इसका आंसर 2 और 4 हो जाएगा। नागावली और सुवर्ण और वंशधारा नदियां जो हैं ये पूर्वी घाट से निकलती हैं। पूर्वी घाट के असंबद्ध पहाड़ी श्रृंखलाएँ उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में फैली हैं, जो कि अद्वितीय परिस्थिति तंत्र का उदाहरण है। नागावली नदी का उद्गम ओडिशा के कालाहांडी जिले से 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित लखबहल के पास पूर्वी घाट के पूर्वी ढलानों से होता है, ये ध्यान में रखिएगा। वंशधारा नदी ओडिशा के कालाहांडी और रायगढ़ जिले के सीमा पर पूर्वी घाट से निकलती है। वहीं ब्रह्मानी नदी का उद्गम राउरकेला ओडिशा के निकट दक्षिणी कोयल और शंख नदियों के मिलने से सुवर्णरेखा का उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है। सभी नदियों के नाम ध्यान में रखें। देखिए दरअसल पश्चिमी घाट से नदियाँ बहुत सारी निकलती हैं, जिनको आप नाम भी ध्यान में रखते हैं, जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सब तो आपको ध्यान में रहता है, लेकिन पूर्वी घाट से निकलने वाली नदियों के नाम आप भूल जाते हैं, तो कृपया इनको ध्यान में रखिए और ये एक्सेप्शन में आते हैं, बहुत कम नदियाँ हैं इस तरह से। अगला सवाल है, हिमनद दिया हुआ है, इधर नदी दिया हुआ है, कौन सा हिमनद मैच है ये आपको देखना है, कौन सा सही युग्म है ये आपको देखना है। बंदरपूंछ से यमुना निकलती है, बारासिगरी से चेनाब, मिलाम से मंदाकिनी, सियाचिन से नुब्रा, जेमू से मानस। जब इस प्रकार का दिया जाए तो हमेशा एलिमिनेशन का उपयोग करना। इसका क्या उत्तर हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ए। 1, 2, 4 यहाँ पर सही है। बंदरपूंछ सही है, यमुना, बारासिगरी, चेनाब भी सही है, और फिर सियाचिन से नुब्रा नदी निकलती है, ये भी सही है। जेमू मानस गलत दिया हुआ है, मिलाम मंदाकिनी भी यहाँ पर गलत दिया हुआ है। देखते हैं ये दोनों कहाँ से निकलते हैं। मंदाकिनी नदी का उद्गम उत्तराखंड में केदारनाथ के निकट होता है। इसका स्रोत केदारनाथ के निकट चोराबारी हिमनद है। जेमू हिमनद तीस्ता नदी का स्रोत है, न कि मानस नदी का। जेमू हिमनद से कौन सा नदी निकलती है? तीस्ता नदी, जो सिक्किम में प्रवाहित होती है। भारत बांग्लादेश के बीच में इसके जल बंटवारे को लेकर विवाद भी है। निम्न से कौन सी एक कृत्रिम झील है बंधुओं? तो इसका आंसर हो जाएगा कोडाई कनाल तमिलनाडु में जो झील है वो कृत्रिम झील है। बाकी रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में, नैनीताल उत्तराखंड में और कोल्लेरू आंध्र प्रदेश में, ये तीनों के तीनों प्राकृतिक झीलें हैं। कोडाई कनाल झील, जिसे कोडाई झील के नाम से भी जाना जाता है, तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के कोडाई कनाल शहर में एक मानव निर्मित झील है। इसे ब्रिटिश तथा अमेरिका के प्रारंभिक मिशनरियों द्वारा विकसित किया गया था। यह कोडाई कनाल का लोकप्रिय भौगोलिक स्थल है तथा पर्यटन का प्रमुख स्थल भी है। ये तीस्ता नदी के संदर्भ में आपसे सवाल पूछा गया है, जरा ध्यानपूर्वक इसको हल कीजिए। तीस्ता नदी विवाद भारत बांग्लादेश के बीच में चर्चा में रहता है। हो सकता है अगली बार यही सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र का उद्गम एक ही है क्या? अभी तो हमने पढ़ा कि तीस्ता सिक्किम के पास किसी हिमनद से निकलती है, जबकि ब्रह्मपुत्र तो मानसरोवर के पास से निकल के आती है। तीस्ता नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है। यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह किसकी सहायक है? तो तीस्ता के सहायक है।
तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। तीस्ता नदी बंगाल की खाड़ी में ही चली जाती है क्या डायरेक्ट, या किसी और में मिल जाती है? इसका उत्तर जरा निकालते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा बंधुओं? तो पहले का उत्तर हो जाएगा, केवल दूसरा यहाँ पर सही है, तीसरा और पहला दोनों गलत है। तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि तीस्ता नदी डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, बल्कि किसी और नदी में अपना मुहाना बनाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी तो मानसरोवर के पास से बह के आती है, और ये तो तीस्ता तो सिक्किम से निकलती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो आप आसानी से हल कर लेंगे। तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ पर है? तो पाहु हुनीरी हिमनद से हुआ है, और जबकि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के दक्षिण में स्थित मानसरोवर झील से हुआ है। रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है, और यह तीस्ता की सहायक नदी है। एक सदानीरा नदी है। गर्मियों में हिमालय पिघलने, बर्फ तथा मानसून में वर्षा के द्वारा इसको जल की प्राप्ति होती है। तीस्ता नदी सिक्किम, पश्चिम बंगाल में बहती हुई बांग्लादेश से प्रवेश करती ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है। यह संयुक्त रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, न कि अकेले ही जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला सवाल पर आगे हम लोग बंधुओं कि निम्न से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? दिबांग, कामेंग और लोहित। उत्तर निकालिए इसका, कौन सा हो जाएगा? तीनों के तीनों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को, अरुणाचल में दिहांग के नाम से जाना जाता है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। गंगा की कुल लंबाई कितनी है? गंगा की 25 है कुल लंबाई। आपके मैप पर भी लिखा होगा, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। आप एटलस वगैरह थोड़ा सा देखा करें, उसी से आपका तैयार हो जाएगा। यह एक पूर्ववर्ती, इसकी कुल लंबाई 29 है। इस पर विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप है माजुली द्वीप। माजुली असम में एक आइलैंड है जिसके चारों तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, और सांस्कृतिक रूप से हब माना जाता है उसको। शंकर देव और कई सारे हिंदू धर्म से जुड़े हुए पुराने मंदिर वगैरह के लिए भी जाने जाते हैं उसको। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ सबनसिरी, भरेली, मानस, दिबांग, लोहित, धनसिरी, कामेंग, रैदाक, पागलदिया और कोपिली है। पगला दिया है। हाल ही में निम्नलिखित नदियों से किनको जोड़ने का कार्य किया गया है? ये हाल ही का उस समय का रहा होगा। इसका आंसर है बी, गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने का काम किया गया था। 16 सितंबर 2015 को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत दक्षिण भारत की 2 बड़ी नदियाँ गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने का कार्य किया गया। इसके अंतर्गत परीक्षण के तौर पर आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में इब्राहिमपट्टनम नामक स्थान से पहली बार गोदावरी नदी के 600 क्यूसेक पानी को पोलावरम नहर के द्वारा विजयनगर जिले में कृष्णा नदी तक पहुंचाया गया। यह पोलावरम विजयबरा लिंक परियोजना आंध्र प्रदेश के कृष्णा और गुंटूर जिलों में पानी की कमी का सामना कर रहे किसानों के लिए लाभकारी होता। अगला सवाल आगे, कौन सी नदियाँ गोदावरी की सहायक नदियाँ? सीधा यूपीएससी में पूछा जाता है। सहायक नदियाँ आपसे ही पूछ सकता है, फिर आप बोलोगे कि कहाँ से पूछ दिया, ये हमने तो पढ़ा ही नहीं था। ये सारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। एनसीईआरटी में है नदियों के नाम और उनके सहायक नदियों के नाम। वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता, पेन्नार। तो क्या अभी एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए? नहीं, जो बुक पढ़ रहे हैं उसी को पढ़िए बार-बार, उसमें भी होगा। उपयुक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? कौन सी हैं भाई गोदावरी की सहायक नदियां? तो वंशधारा गोदावरी की सहायक नहीं है, तो आप 1 को काट दीजिए और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 हो जाएगा। इंद्रावती है और प्राणहिता है। 1 और 4 इसका गलत हो जाएगा। 1 और 4 इसका गलत हो जाएगा। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और तेलंगाना आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होती है। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा है। इसे दक्षिण भारत की गंगा व वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। इसकी अन्य सहायक नदियां पुराना, वैनगंगा, प्रवदा और वर्धा है। गोदावरी नदी का जलग्रहण क्षेत्र भारत के 7 राज्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा में विस्तृत हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है? निम्नलिखित नदियों विचार कीजिए। क्या है कि बराक, लोहित, सुबनसिरी उपयुक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं? कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं? तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा और तीसरा, लोहित और सुबनसिरी। लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश से बहने वाली ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी है। यह पूर्वी तिब्बत से निकलकर अरुणाचल प्रदेश में 200 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए असम के मैदान प्रवेश कर जाती है। सुबनसिरी ऊपरी ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह नदी तिब्बत के पठार से निकलकर अरुणाचल, असम से बहते हुए उत्तरी लखीमपुर जिले में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। बराक नदी मणिपुर हिल के माउंट जपावो से निकलती है। मणिपुर में इस बार बाढ़ का भी देखा गया है, तो आप समझ सकते हैं, पूछ सकता है इससे।
यह भारत के असम, मणिपुर, मिजोरम राज्य से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। बराक नदी की प्रमुख सहायक नदी है जीरी, धलेश्वरी, सिंगला, लोंगई और सोनाई। बांग्लादेश में इसे सूरमा तथा मेघना के नाम से जाना जाता है। बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 6 भी घोषित किया गया था। इस नदी पर तिपाई मुख बांध अवस्थित है। बराक नदी पर तिपाई मुख बांध भारत के किस नदी पर उपस्थित है? अगली बार का सवाल होगा, मान लीजिए, और आपसे फिर पूछेगा तो आप बोलोगे कहाँ से पूछ लिया। तिपाई मुख बराक नदी पर उपस्थित है। बराक नदी चर्चा में ही रहता है मणिपुर के कारण। अगला सवाल है, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, ऐसा क्यों होता है? ये पूछा गया है कि सारी बड़ी नदियां भारत में अगर आप गौर करेंगे तो इधर बहती हैं, इधर बहती हैं, इधर बहती हैं, महानदी से लेकर और कावेरी तक, जबकि नर्मदा जो है वो इधर बहती है। क्यों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1। यह एक रेखीय विभ्रंश रिफ्ट घाटी से बहती है, इसीलिए पूर्व बहती है। ध्यान दीजिएगा इस सवाल पर रुक के। क्यों? क्या दूसरा स्टेटमेंट गलत है? दूसरा गलत नहीं है, लेकिन जो सवाल पूछा उसका कारण नहीं है। पूर्व की ओर बहने का ये कारण नहीं है कि बिंद और सचपुरा के बीच बहती इसलिए पूर्व बहती है, नहीं। वो एक विभ्रंश रिफ्ट घाटी से बहती है, इसीलिए पूर्व से बहती है। बाकी दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन आंसर में नहीं आएगा। ये नर्मदा नदी बिंद और सतपुरा के बीच से ही बहती है, लेकिन वो स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसका आंसर नहीं होगा वो। इसीलिए यहाँ पर पहला हो जाएगा कि ये विभ्रंश घाटी रिफ्ट घाटी से बहती है। एकमात्र यही कारण है कि ये पश्चिम की ओर जाती है, न कि पूर्व की ओर। यही आपसे पूछा गया है। तो जो सवाल पूछा जाए उसको देखा कीजिए। ज़रूरी नहीं कि स्टेटमेंट सही है तो सवाल में वो आंसर होगा ही होगा। स्टेटमेंट सही होते हुए भी उस सवाल का उत्तर नहीं हो सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण यही है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला है कि देखिए यहाँ पर क्या दिया। अगला सवाल देखिए क्या है, यहाँ पर है ये रहा। तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियाँ अपने ऊपरी घाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। जैसे भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी जैसे बह रही है ना, तो भारत प्रवेश करने से पहले क्या होता है ना, उसके साथ में इस प्रकार से बह रही है और यहाँ से अचानक से यू टर्न ले, जिसको हेयर पिन मोड भी कहा जाता है। तो पूछा है ये यू टर्न क्यों बनता है, ये यू टर्न क्यों बन जाता है? क्योंकि हिमालय का भी यहाँ पर यू टर्न है। वलित हिमालय श्रेणी के उत्थान के कारण, भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण, अक्ष संघीय नमन के कारण, इंग्लिश में हिंदी में क्या ही बोलूँ, जैसे लगा संस्कृत में उत्तर वही है इसका, अक्ष संघीय नमन। इसका मतलब ही यही है कि हिमालय इस तरह से मुड़ी हुई है ना, जिसके कारण से वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी उसी प्रकार से मुड़ जाती है। ऐसे बहते बहती ऐसे मुड़ जाती है, क्योंकि हिमालय का ही ढलान है यहाँ पर ऐसा। अगर आप हिमालय का चित्र बनाएंगे तो ऐसा आता है ना नॉर्थ ईस्ट में, तो यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी भी क्या करती है, तो मुड़ जाती है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसको अक्ष संघीय नमन कहा जाता है, हेयर पिन भी कहा जाता है, हेयर पिन टर्न कहा जाता है, जो कहाँ पर होता है? नॉर्थ ईस्ट में, हिमालय में होता है। भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी इंडियन ओशन डाइपोल, अब यहाँ पर यही चीज़ आपके मेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया 68वीं में, तो आप सोच रहे थे कहाँ से पूछा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आईओडी परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित होती है। पश्चिमी हिंद महासागर, ये आईओडी इंडियन ओशन डाइपोल नाम है, और पश्चिमी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में देखिए कौन सा दिया है? पूर्वी प्रशांत। पूर्वी प्रशांत अमेरिका का तट हो गया। अमेरिका का तट बंगाल की खाड़ी के कारण से होगा क्या? क्या लिखा है भाई? ऐसा थोड़ी ना होता है, इतना दूर दूर थोड़ी ना होता है। आईओडी की घटना तो हिंद महासागर में ही होता है। एक तरफ गर्म हो जाता है, एक तरफ ठंडा हो जाता है, एक तरफ ठंडा तो दूसरी तरफ गर्म हो जाता है, यही परिघटना तो है। इसीलिए इसको ऑसिलेशन भी कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी। केवल 1 तो बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल गलत दिया हुआ है। आईओडी परिघटना मानसून और एल नीनो के असर को प्रभावित करती है। इंडियन ओशन डाइपोल कहा जाता है। जैसे बैटरी के 2 पोल होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक में 2 पोल होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, उसी प्रकार समुद्र बनता है। समुद्र में ये भारत है, ये हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर के एरिया में क्या होता है ना, कभी ये हिस्सा ज़्यादा गर्म हो गया तो कभी ये हिस्सा ज़्यादा गर्म हो गया, कभी ये हिस्सा ज़्यादा ठंडा हो गया तो ये हिस्सा क्या हो जाएगा? ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। इधर गर्म तो इधर ठंडा, इधर ठंडा तो इधर गर्म, उल्टा चलता है। उसके कारण से क्या होता है? भारत ऑस्ट्रेलिया में मानसून वगैरह पर भारी असर पड़ता है।
भारत में जैसे अरब सागर से होकर मानसून आती है, तो अगर अरब सागर ज़्यादा गर्म होगा तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, वाष्पीकरण ज़्यादा होने से मानसून और मजबूत होगा, मानसून मजबूत होने से वर्षा ज़्यादा होगी। ज्योग्राफी में तार जोड़ना होता है। अगर अरब सागर ज़्यादा टेम्परेचर की जगह पर कम टेम्परेचर हो जाएगा, यानी कि ठंडा हो जाएगा, तो ठंडा होने पर वाष्पीकरण कम होगा, वाष्पीकरण कम होने से क्या हो जाएगा, मानसून की हवाओं को आर्द्रता कम मिलेगी, आर्द्रता कम मिलने से क्या होगा, मानसून कमज़ोर हो जाएगा, मानसून कमज़ोर होने से क्या होगा, वर्षा कम होगी भारत में। एक कॉन्सेप्ट से सारा निकाला ना मैंने आपके सामने ही, कुछ भी नया बताया मैंने, सारा तो आपको पता ही है। पानी को गर्म करेंगे तो भाप तेज़ी से बनेगा, पानी को ठंडा करेंगे तो भाप नहीं बन पाएगा, यही चीज़ तो था ज्योग्राफी में। इसका आंसर बी हो जाएगा। आईओडी परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी और पूर्वी हिंद महासागर में ही होता है, प्रशांत से इसका कोई लेना देना नहीं है। तापमान के बीच में अंतर होता है। आईओडी जो है अल्नीनो और मानसून पर प्रभाव डालती है। इंडियन नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती रहती है? तो नामदफा नेशनल पार्क है। यूपीएससी ने इसको फिर से रिपीट किया, कब रिपीट किया, तो बाद में रिपीट किया 2020 या 21 में। इसका आंसर बी हो जाएगा। किन्नौर के सामने सुपारी लिखा हुआ है, किसके लिए कौन जाए? मेवात के सामने आम, कोरोमंडल के सामने सोयाबीन लिखा हुआ है। तो कौन सा सुमेलित है ये पूछा गया, डी हो जाएगा, कोई भी सुमेलित नहीं है। सुपारी उत्पादन के दिशा प्रमुख अग्रणी राज्य हैं कर्नाटक, केरल, असम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। कर्नाटक इस दिशा से प्रथम स्थान पर आता है सुपारी उत्पादन में। देश के 40% सुपारी कर्नाटक में ही उत्पादन किया जाता है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के अनुसार करनाल और कुरुक्षेत्र हरियाणा में आम की उपज वाले प्रमुख क्षेत्र हैं, अतः मेवात क्षेत्र आम उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र नहीं है। कोरोमंडल सोयाबीन उत्पादन के लिए नहीं बल्कि देश के फॉस्फेटिक उर्वरक के अग्रणी उत्पादन होता है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से चावल, दाल, गन्ना, कपास, मूंगफली का उत्पादन करता है। अगला है दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। मानसून की एक प्रकृति होती है, जैसे ये भारत है तो जहाँ पर मानसून सबसे पहले आया है सबसे अंत में वहाँ से जाएगा, और जहाँ पर सबसे अंत में आया है मानसून जैसे राजस्थान में, तो सबसे पहले वहाँ से मानसून की वापसी हो जाएगी। इस प्रकार से मानसून चलता है। उत्तर भारत के मैदान में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। जैसे अगर बिहार से दिल्ली की तरफ आएंगे तो बिहार में ज़्यादा वर्षा, दिल्ली में कम वर्षा, यही तो कहा गया इसमें। पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है तो सही तो कहा है, तो इसका दोनों कथन सही हो जाएगा, दोनों कथन यहाँ पर सही दिया हुआ है। जैसे उत्तर भारत के मैदान से अब मानसून वापस होने शुरू हो जाएंगे, सितंबर के पश्चात से अब शुरू हो जाएगा। बादल नहीं रहेगा तो खुला आसमान रहेगा। खुले आसमान के कारण भीषण गर्मी आपको अक्टूबर में कई बार देखने को मिलती है, जिसको क्वार की गर्मी भी कहा जाता है। क्या होता है इसमें? बादल के अभाव के कारण सूर्य की तेज़ रोशनी आपके सामने आएगा, जिससे बहुत गर्मी लगेगी दिन में, लेकिन बादल के अभाव के कारण शाम में क्या होता है कि वो गर्मी वापस हो जाती है और शाम होते ही मौसम सुहावना हो जाता है। तो उत्तर भारत में ये प्रवृत्ति देखी जाएगी। मानसून के लौटते समय भारत में वसंत 2 बार पड़ता है। एक होता है वसंत आपका होली के समय का वसंत होता है, वसंत ऋतु, और एक इस समय होता है जब गर्मी बीतती है ठंड आती है, और एक जब ठंड बीतती है गर्मी आती है तब होता है। लेकिन वसंत ऋतु इसको नहीं कहा जाता है, ये अलग होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। शारदीय नवयात्रा होते हैं इस दौरान। ओके, दोनों स्टेटमेंट सही है। मानसून अच्छे से पढ़िएगा, कल्चरल एस्पेक्ट भी उसका पढ़िएगा। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। उपयुक्त राज्यों के संदर्भ राज्य के कुल क्षेत्रफल की तुलना में वन आच्छादन के प्रतिशत के आधार पर कौन सा आरोही क्रम होगा? तो 3, 2, 4, 1 इसका क्रम हो जाएगा। 3, 2, 4, 1 हो जाएगा। महाराष्ट्र 16.47%, मध्य प्रदेश 25%, उड़ीसा 32% और छत्तीसगढ़ 41%। इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगले वीडियो में इसके आगे के सवाल करेंगे। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, कुछ तो सीखा होगा आपने। थैंक यू सो मच आप सभी का।